स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में और मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है मेरा लेक्चर 6 जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। तो शुरू करते हैं। तो अर्थ पर वेदर और क्लाइमेट के सीजनल पैटर्न के पीछे जो प्राइमरी रीजन है वो है डिफरेंट लैटिट्यूडनल जोन्स पे सन की जो एनर्जी है उसके डिफरेंशियल अमाउंट का प्राप्त होना। मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर जो सन की एनर्जी है जिसको हम इंसोलेशन बोलते हैं वो डिफरेंट अमाउंट में प्राप्त होती है। तो ये एक प्राइमरी रीजन है जिसके कारण अर्थ पर वेदर और क्लाइमेट का सीजनल पैटर्न आता है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करें वेरियस क्लाइमेटिक फीचर्स जैसे कि विंड सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, प्रेसिपिटेशन। तो इन सब के बारे में हम इस लेक्चर में, तो इनमें से कुछ चीजें जैसे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। बाकी अगले लेक्चर में हम हीट बजट और प्रेशर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब आता है कि हमें हीट किन किन मेथड से प्राप्त होती है या सन की एनर्जी हमें किस माध्यम से प्राप्त होती है। तो सबसे पहला है रेडिएशन। तो रेडिएशन या इसको हिंदी में हम बोलते हैं विकिरण, इसके लिए हमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। सन से जो अर्थ पे जो रेडिएशन मिलता है या जिसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी मिलती है उस मेथड को हम बोलते हैं रेडिएशन। तो विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट और मूवमेंट इन द मीडियम, इसमें कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, अर्थ का सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हमको एनर्जी मिल रही है। तो विदाउट एक्चुअल कांटेक्ट और मूवमेंट इन द मीडियम, जैसे कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ। आगे बढ़ते हैं। इंसोलेशन, मैं बोल रहा हूं कि जो सन से लाइट मिलती है या सनरेज मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इंसोलेशन। और जो इंसोलेशन हमें मिलता है उसमें कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, और बाकी कहां से कैसे रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है वो सारा जो हम पढ़ेंगे वो हमारा अगला लेक्चर होगा हीट बजट। तो अमाउंट ऑफ सन्स एनर्जी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ, तो ये हो गया इंसोलेशन पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। तो जो इंसोलेशन के अमाउंट को हम मेजर करते हैं उसको हम करते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट से। तो जो अर्थ है, अर्थ इंटरसेप्ट्स लेस देन ए बिलियंथ ऑफ सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडिएशन का या सोलर इंसोलेशन का 1 बिलियंथ पार्ट जो है वही केवल अर्थ को मिल पाता है। तो द अर्थ एब्जॉर्ब्स शॉर्ट वेव रेडिएशन ड्यूरिंग डे टाइम, ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले लेक्चर में कि जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब करती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन या इंसुलेशन हमें सन से प्राप्त होता है उसमें जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो अर्थ की तरफ आ जाते हैं। और नाइट टाइम पे लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ एमिट करती है, जिनमें मोस्टली क्या है इंफ्रारेड रेडिएशन विच इज नथिंग बट हीट। तो दिन में हमको शॉर्ट वेव रेडिएशन मिलते हैं और नाइट में जो अर्थ है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिनको हम बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उनको एमिट करती है। तो हम देखते हैं कि हम माउंटेन्स पे जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो जबकि हम सन के पास जा रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमको ठंडा महसूस होता है और वहां पर आइस फॉर्मेशन होने लगता है। तो इसका कारण यही है कि जो हमको ठंडा या गर्म लगता है वो पृथ्वी के लॉन्ग वेव रेडिएशन के एमिट होने के कारण लग रहा होता है। इसलिए ऊपर जाते समय हमको जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है पृथ्वी के वो अभी कम महसूस हो रहे होते हैं, इसलिए हमको ठंडक लगती है। अभी हम देखते हैं कंडक्शन। तो पहला मेथड हमारा हो गया रेडिएशन। दूसरा जो हीट को ट्रांसफर करने का मेथड है वो है कंडक्शन। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई मेटल की रॉड हीट करते हैं तो उसकी हीट धीरे धीरे हमारी तरफ ट्रांसफर होने लगती है और हमारा भी हाथ गर्म होने लगता है। तो कंडक्शन क्या है कि जब एक मॉलिक्यूल्स हीट लेके अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर कर देता है, फिर वो मॉलिक्यूल अपने बगल वाले को, तो ऐसे ऐसे करके मॉलिक्यूल्स के
आपस में हीट ट्रांसफर करने से धीरे धीरे वो हीट हमारे हाथ तक पहुंच जाती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं कंडक्शन, यानी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी इन ए कंडक्टिंग मीडियम, जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मीडियम इटसेल्फ। इसमें मीडियम का खुद से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये रॉड तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हीट अपने बगल वाले मॉलिक्यूल को देके हीट का कंडक्शन कर रहे हैं। डेंसर मटेरियल्स लाइक आयरन, वाटर आर गुड कंडक्टर्स एंड लाइटर मीडियम लाइक एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा कहाँ होंगे, जो डेंसर मटेरियल होगा, और जो रेरिफाइड मटेरियल होगा उसमें मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से कंडक्शन भी कम होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई रॉड पकड़े हैं और अगर वो गर्म होगी तो कुछ समय बाद हमारा हाथ भी गर्म हो जाएगा और हम जल जाएंगे और बर्निंग मार्क्स आ जाएंगे। अभी अगला हम देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन या हम इसको बोलते हैं संवहन। तो इसमें क्या है कि कंडक्शन के अपोजिट मीडियम का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जो मीडियम है वो यहां से गर्म होके ऊपर चला जा रहा है, उसके बाद फिर नीचे आता है, दूसरी लेयर नीचे आती है, ऐसे ऐसे करके मीडियम का मूवमेंट हो रहा है और इस मूवमेंट की वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। यानी कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन सेल्स। कन्वेक्शन सेल्स होते हैं अर्थ के अंदर। जब हम टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे और कंटिनेंट्स का मूवमेंट देखेंगे कैसे हुआ, तो हम देखेंगे कि कैसे कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होते हैं अर्थ के अंदर। ये अगर अर्थ है तो यहाँ कन्वेक्शन सेल डेवलप होते हैं जिससे कि कंटिनेंट्स का मूवमेंट होता है उन कन्वेक्शन सेल्स के माध्यम से, और यहाँ पे वोल्केनिज्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन सेल्स इन बॉइलिंग पॉट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉट ये है, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कन्वेक्शन सेल्स बन रहे हैं। कन्वेक्शन सेल्स का मतलब है कि मीडियम का रोटेशन, जो गर्म है वो ऊपर चला जाता है और जो ठंडा है वो नीचे हीट लेने के लिए आ जाता है। तो इस टाइप से हमारा कन्वेक्शन सेल डेवलप होता है। अब इस फिगर में आप कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों को देख सकते हैं। अगर हम कोई लिक्विड गर्म करते हैं किसी मेटल के पॉट में, तो देख सकते हैं कि जो कंडक्शन है वो अगर हम यहाँ पे अगर पकड़े हुए हैं इसको, तो हमारा हाथ गर्म हो जाएगा, जो कि किस कारण से हुआ, कंडक्शन के कारण। ये कंडक्शन को हम बोलते हैं चालन। और कन्वेक्शन यानी कि जो लिक्विड गर्म हो रहा है वो कन्वेक्शन सेल्स के थ्रू हो रहा है, नीचे का लिक्विड ऊपर जा रहा है और फिर ऊपर का लिक्विड नीचे आ रहा है। जो कन्वेक्शन सेल्स बन रहे हैं इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन या संवहन। और रेडिएशन के कारण क्या होता है कि अगल बगल का जो भी एरिया है वो डायरेक्ट हीटेड होने लगता है विदाउट कॉन्टैक्ट। अब हम आगे देखते हैं हीट फ्रॉम द इंटीरियर, यानी अर्थ के इंटीरियर से। तो हीट फ्रॉम विद इन द अर्थ इंटीरियर, तो अर्थ का जो इंटीरियर है वहां से भी हमको हीट मिलती है। मैंने आपको सबसे पहला बताया है कि जो हमें सन से इंसुलेशन मिलता है जो कि 1 बिलियंथ पार्ट है, लेकिन वही सबसे अधिक है। इसके बाद भी कुछ हमें हीट मिलती है जैसे अर्थ के आंतरिक भाग से, यानी इंटीरियर से हमको हीट मिलती है। तो वो क्या है, नेग्लिजिबल है। और मिलती कैसे है, जैसे ज्वालामुखी है, वोल्केनोस, उनके माध्यम से स्प्रिंग्स, कुछ हीटेड स्प्रिंग्स होते हैं, हॉट गीजर्स होते हैं, उनके द्वारा हमको अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी या हीट एनर्जी है वो बाहर प्राप्त होती है। बट दिस हीट रिसीव्ड एट द सरफेस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू दैट रिसीव्ड फ्रॉम सन। तो जो सन से हमको हीट एनर्जी रिसीव होती है वो काफी ज्यादा है अर्थ के इंटीरियर से प्राप्त होने वाली एनर्जी से। अगला पॉइंट है कि द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द इंटीरियर एट द ओशन बॉटम इज की टू सर्वाइवल ऑफ डीप ओशन लाइफ फॉर्म। अर्थ के इंटीरियर से जो हमें हीट मिलती है वो जरूरी है किनके लिए, जो डीप ओशन में लाइफ फॉर्म है, जो समुद्र के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए ये हीट जरूरी है, जो कि डिपेंड करते हैं उन बैक्टीरियाज पे जो वोल्केनिक वेंट्स, यानी कि ज्वालामुखी की जो वेंट होती है जहां से लावा आता है, तो उन वोल्केनिक वेंट्स के बगल में जो या उनके आसपास जो बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं, तो उन बैक्टीरियाज पे ये ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। अगला पॉइंट है एट ओशन डेप्थ एज सनलाइट इज नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे जैसे हम समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहां सनलाइट नहीं मिलेगी, तो फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको
सनलाइट की जरूरत होती है। जो ट्रीज हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए, या साइनोबैक्टीरियाज हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए हमको सनलाइट की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हम ओशियन डेप्थ में जाएंगे तो सनलाइट की नॉन एग्जिस्टेंस के होने के कारण फोटोसिंथेसिस इम्पॉसिबल है। सो द बैक्टीरिया रिलाई ऑन केमोसिंथेसिस, तो वहां पे वो कीमोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ये क्या है? ए प्रोसेस इन विच माइक्रोब्स यूज केमिकल्स इन द वेंट फ्लूइड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कीमोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर हैं? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन्स रेस, जो हमारी अर्थ है, सन से प्राप्त होने वाली जो भी हीट एनर्जी है वो इक्वेटर पे सबसे अधिक, और जैसे जैसे हम ऊपर के लैटिट्यूड्स पे जाने लगेंगे या हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे तो एनर्जी हमको कम रिसीव होगी। तो ये डिपेंड करता है उस एंगल पे जिस एंगल से सन की एनर्जी या सन रेज हमारी अर्थ पे पड़ रही है। तो इसलिए पहला पॉइंट हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन्स रेज। तो अगला है ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। अगर दिन बड़ा है तो इसका मतलब है ज्यादा हीट रिसीव हो रही है, और जहां पे नाइट बड़ी है वहां इसका मतलब है इंसोलेशन कम प्राप्त हो रहा है और हीट एनर्जी कम प्राप्त होगी। अगला है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा कि एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, पॉल्यूशंस के कारण कई पार्टिकुलेट मैटर्स एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो कितना ट्रांसपेरेंट है हमारा एटमॉस्फेयर, या कितना वो एब्जॉर्ब करता है इंसोलेशन को और कितना रिफ्लेक्ट करता है, इस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अगला है अल्बीडो। अल्बीडो क्या होता है कि सन की एनर्जी किसी सरफेस पे जब इंसिडेंट होती है और कुछ एनर्जी तो वो सरफेस अपने पास रिटेन करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, और कुछ एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, या तो इसको हम बोलते हैं अल्बीडो। उस सरफेस का अल्बीडो जो कि 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है। तो इसको अल्बीडो को अभी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला होता है लैंड सी डिफरेंशियल। इसमें हम देखेंगे कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होती है और जो लैंड की स्पेसिफिक हीट है वो कम होती है। इससे होता क्या है कि इससे जो वाटर है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा होता है, जबकि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। इस डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट के कारण जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी एक फैक्टर है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। अगला रीजन है प्रिवेलिंग विंड्स। इसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विंड सिस्टम। उसमें हम देखेंगे कि जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं वो किस लैटिट्यूड से किस की तरफ कैसे चलती हैं और कैसे वो हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं। ओशन करंट्स। ओशन करंट्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। ओशन करंट्स कुछ हॉट ओशन करंट्स होते हैं या वार्म ओशन करंट्स होते हैं, और कुछ कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं। तो हॉट ओशन करंट्स जो होते हैं वो अपने आसपास के एरियाज को गर्म करते हैं, और जो कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं वो अपने आसपास के एरियाज को ठंडा करते हैं। अगला है अल्टीट्यूड, यानी जितनी हाइट पे हम जाएंगे हमको सोलर रेडिएशन ज्यादा मिलेगा, लेकिन अर्थ का जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो कम फेस करना पड़ेगा। तो इससे भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ता है। अगला है एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप, कि अगर सन इस डायरेक्शन में है तो यहां से जो इंसुलेशन मिलेगा स्लोप पे वो ज्यादा होगा, और इस तरफ वाले स्लोप पे इंसुलेशन की मात्रा कम हो जाएगी। इसको हम आगे अभी देखेंगे डिटेल में। और फिर है अर्थ की डिस्टेंस फ्रॉम सन। मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है कि कभी अर्थ एपिलियन की पोजीशन में होती है और कभी पेरिहिलियन की पोजीशन में होती है। तो अर्थ की डिस्टेंस के हिसाब से भी इंसोलेशन डिफरेंट अमाउंट में प्राप्त होता है। चलिए अब इन सबको हम देखते हैं। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस और द इंक्लिनेशन ऑफ सन्स रेज, तो ये मैं आपको अपने पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। तो द एरिया लाइंग क्लोज टू द इक्वेटर, जो इक्वेटर के पास का एरिया है, यानी इधर हम देख सकते हैं कि जो इक्वेटर के पास का एरिया है वहां पे सनरेज डायरेक्टली पड़ रही हैं और उनको कम डिस्टेंस भी ट्रेवल करनी पड़ रही है। सो होता क्या है कि दीज एरियाज रिसीव द मैक्सिमम हीट ड्यू टू नियर वर्टिकल रेज ऑफ द सन। तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और इसकी लिंक मैं
आपको आई बटन में दे दूंगा जो ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रीवियस वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, जिसको क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो द सन रेज गेट प्रोग्रेसिवली स्लांटिंग, इसके बाद जो सन रेज हैं वो नियर वर्टिकल से फिर धीरे धीरे स्लांट होती जाती हैं, और ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव होती जाएंगी तो इनका जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा, यानी इक्वेटर पे जो हीट मिलेगी वो सबसे अधिक मिलेगी और इसके ऊपर कम होती जाएगी। एज ए रिजल्ट द हीट रिसीव्ड फ्रॉम सन डिक्रीज एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर। तो एरिया लाइंग क्लोज टू द पोल्स रिसीव लीस्ट ऑफ द सन रेज और सन एनर्जी एज द सन रेज आर नियर हॉरिजॉन्टली। तो अगला है ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, यानी हीट रिसीव डिपेंड्स ऑन डे और नाइट, क्लियर स्काई और ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब कि बादल है, समर और विंटर। तो जैसा ड्यूरेशन होगा सनशाइन का उस हिसाब से उस एरिया में सन की एनर्जी हमको प्राप्त होगी। अगला है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कितना ट्रांसपेरेंट है, जैसे एरोसोल्स, एनवायरनमेंट वगैरह में एरोसोल्स को और डिस्क्राइब करूंगा। तो एरोसोल्स में क्या, स्मोक, सूद, पोलन, डस्ट, वाटर वेपर, क्लाउड्स, ये सब इफेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी को। इफ द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज मोर देन द रेडियस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग पार्टिकल, यानी कोई पार्टिकल है और जो रेडिएशन है सन का, उसकी जो वेवलेंथ है वो अगर इस पार्टिकल से ज्यादा है तो क्या होगा, तो हमें स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। स्कैटरिंग क्या होता है, तो मान लो यहां से सनरेज आई और इस पार्टिकल पे टकरा के यहां वहां से स्कैटर हो जाती है। तो ये कब होगा कि जब रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो इस टकराने वाले पार्टिकल के साइज से या रेडियस से ज्यादा होगा, तो हम स्कैटरिंग का फिनोमेना देखेंगे। So if the wavelength of radiation is more than radius of the obstructing particle such as gas, then scattering of radiation takes place. अभी अगर वेवलेंथ रेडिएशन की कम होगी तब हमको क्या होगा, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आप ऐसे इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ से ज्यादा है रेडिएशन की तो यहां से रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन अगर ये पार्टिकल छोटा है तो यहां वहां से स्कैटर भी हो जाएगा। So absorption of solar radiation takes place if the obstructing particles happen to be water vapor, ozone molecules, carbon dioxide molecule और clouds। तो ये हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ग्रीन हाउस गैस है, पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने। तो मोस्ट ऑफ द लाइट रिसीव्ड बाय अर्थ इज स्कैटर्ड लाइट। तो ज्यादातर जो लाइट है, स्कैटरिंग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो रिसीव होती है अर्थ से, अर्थ पे, वो स्कैटर्ड लाइट ही होती है। अगला है अल्बीडो। तो मैंने आपको बताया कि अल्बीडो क्या है, अल्बीडो ऑफ ए सरफेस इज द प्रोपोर्शन ऑफ सनलाइट दैट द सरफेस कैन रिफ्लेक्ट बैक इनटू द स्पेस। यानी किसी सरफेस पे सनलाइट टकराई और उस सरफेस की वो कैपेबिलिटी कि वो वापस उस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, यानी कितना वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और कितना वो रिफ्लेक्ट कर देती है, इस बात को हम अल्बीडो से समझते हैं। तो यूपीएससी में अल्बीडो के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए और आगे भी लेक्चर्स में जब भी मैं अल्बीडो बोलूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो अल्बीडो ऑफ ए सरफेस इज द प्रोपोर्शन ऑफ सनलाइट दैट द सरफेस कैन रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस। तो वो प्रोपोर्शन ऑफ सनलाइट जो वो वापस स्पेस में भेज दे, यानी अल्बीडो ऑफ लैंड इज मच ग्रेटर देन अल्बीडो ऑफ ओशियन एंड वाटर बॉडी। यानी जो ओशियन और वाटर बॉडीज हैं वो सनलाइट को ज्यादा होल्ड करती हैं और जो लैंड है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो हमेशा जो अल्बीडो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा। यानी अगर हम एस्फाल्ट का देखें, एस्फाल्ट की सड़क है या एस्फाल्ट का सरफेस है तो उसका अल्बीडो 0.04 है, और अगर हम स्नो देखें, आइस, तो उसका अल्बीडो 0.85 है। इसका मतलब है कि आइस पे पड़ने वाली जितनी भी रेज है उसका ज्यादातर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी वो अपने अंदर सोख के या एब्जॉर्ब करके कम रखती है, बजाय एस्फाल्ट के। एस्फाल्ट जो है वो केवल 0.04 ही रिफ्लेक्ट करती है जबकि ज्यादातर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए एस्फाल्ट की जो सड़क वगैरह बनती है तो हीट डोम की जो हमारा सिटीज वगैरह हैं काफी हीटेड हो रही हैं, हीट डोम की समस्या हो रही है।
अभी जो ग्रास है वो इनके बीच में है, इसका एल्बेडो कितना है 0.25। क्वेश्चन आया था यूपीएससी में जिसमें एल्बेडो को क्रम से लगाने के लिए, बढ़ते हुए सीरियल में लगाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, लैंड सी डिफरेंशियल। ये मैंने आपको बताया अभी कि जो स्पेसिफिक हीट है वाटर की दैट इज 2.5 टाइम्स हायर देन लैंड मास। यानी स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है उनको नहीं पता होगा। स्पेसिफिक हीट होता है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाई 1 सेल्सियस डिग्री। यानी स्पेसिफिक हीट होता है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमको जितनी हीट की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। एक बार और समझिएगा कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास, उसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी हीट की जरूरत हमको होगी उसको हम बोलते हैं उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो 2.5 गुना ज्यादा है, यानी 2.5 टाइम्स ज्यादा है लैंड मास से। इससे होगा क्या, वाटर टेक्स लॉन्गर टू गेट हीटेड अप एंड कूल डाउन। तो जो वाटर होता है वो गर्म भी देर में होगा और ठंडा भी देर में होगा। इसलिए एक लैंड सी डिफरेंशियल क्रिएट हो जाता है कि वाटर बॉडी है यानी ओशियन है, यहाँ पे लैंड है, कंटिनेंट है, यहाँ पे ओशन है, तो जो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इसकी स्पेसिफिक हीट के कारण, इसको हम बोलते हैं लैंड सी डिफरेंशियल। तो अभी आगे देखते हैं कि एवरेज पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट इज मोर इन वाटर। तो जो एवरेज पेनिट्रेशन है सनलाइट का वाटर में वो ज्यादा है। कहां तक है, अप टू 20 मीटर्स देन इन लैंड। लैंड में तो सनलाइट उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, वेयर इट इज अप टू 1 मीटर और लेस। लैंड में केवल 1 मीटर और उससे भी कम पेनिट्रेशन सनलाइट का हो पाता है। Therefore, land cools or become hot more rapidly compared to ocean। तो एक तो रीजन हमने देखा स्पेसिफिक हीट का, और दूसरा रीजन है कि वाटर में जो सनलाइट है वो अप टू 20 मीटर्स तक पेनिट्रेट हो जाएगी, है ना, और जो लैंड है उसमें 1 मीटर और लेस रहेगी। तो ये भी रीजन है कि जो वाटर है वो देर में गर्म और देर में ठंडा होता है इन कंपेरिजन टू लैंड। इन ओशियंस क्या होता है, कंटिन्यूअस कन्वेक्शन साइकिल हेल्प्स इन हीट एक्सचेंज बिटवीन लेयर्स। अभी मैंने आपको कन्वेक्शन बताया या संवहन बताया, इसमें क्या होता है जो लेयर्स हैं वो एक कन्वेक्शन सेल बनाती हैं, यानी जो मीडियम है वो मूव करता है, गर्म होके ऊपर चला जाता है, ठंडा मीडियम जो है वो नीचे आता है। तो ओशन में कन्वेक्शन साइकिल चलती रहती है। ओशन में कन्वेक्शन साइकिल चलने से क्या होता है, आप अगले फिगर में देख सकते हैं कि ये अगर हमारा सी लेवल है, यहाँ पे आइस है, तो यहाँ से अगर वार्म वाटर आ रहा है तो नीचे ये ठंडा वाटर चला जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये एक साइकिल बन जाएगी। वार्म वाटर ऊपर से ठंडा होके नीचे जाएगा और कोल्ड वाटर ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर की जो सरफेस होती है, जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तभी हम देखेंगे कि जो ऊपर की सरफेस होती है उसमें ये कन्वेक्शन साइकिल चलती रहती है। तो हमने पढ़ा कि इन ओशियन कंटिन्यूअस कन्वेक्शन साइकिल हेल्प्स इन हीट एक्सचेंज बिटवीन लेयर्स कीपिंग डायर्नल एंड एनुअल टेम्परेचर रेंजेस लो। डायर्नल क्या होता है, जो दैनिक, यानी एक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है उसके डिफरेंस को हम बोलते हैं डायर्नल टेम्परेचर। जैसे रेगिस्तान हो गए तो उसमें जो डायर्नल टेम्परेचर रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि रात में जो है रेत काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है और दिन में जो है वो रेत काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। इसलिए जो डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम का होगा काफी ज्यादा होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेगिस्तान या डेजर्ट होते हैं उनका डायर्नल टेम्परेचर रेंज काफी ज्यादा होता है। और एनुअल टेम्परेचर रेंज होता है कि एक साल में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस। तो कभी भी अगर मैं आगे भी बोलूंगा डायर्नल तो आपको समझना है कि एक दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस की बात हो रही है, और अगर एनुअल बोलूंगा तो एक साल के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के डिफरेंस की बात हो रही है। तो इसलिए ये ओशियन का डायर्नल और एनुअल टेम्परेचर रेंज है काफी लो रहता है, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ये फिगर आपने देख लिया। अभी हम देखते हैं प्रिवेलिंग विंड्स।
प्रिवेलिंग विंड समझने के लिए हम पूरा एक लेक्चर लेंगे, जिसमें हम आपको ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज और सारे जितने भी लैटिट्यूडनल जोन्स बनते हैं वहाँ कौन सी विंड्स किस तरफ से किस तरफ को चलती है और जेट स्ट्रीम वगैरह मैं उस लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि विंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर, यानी हमने कई लैटिट्यूडनल जोन पढ़े हैं, ये इक्वेटर है, अभी हमने जोन नहीं पढ़े हैं, अभी हमने केवल इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्किल और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, अभी केवल हमने वो लाइंस के बारे में पढ़ा है जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस है। इनमें जोन कैसे बनते हैं, जैसे इक्वेटर के इस तरफ उस तरफ 5 डिग्री पर हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ऐसे सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये हम एक डेडिकेटेड लेक्चर है, इसके बाद से दूसरा लेक्चर होगा तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि जो विंड्स होती हैं वो ट्रांसफर कर देती हैं। अगर ऐसा हो कि इक्वेटर पे ही सन अपनी लाइट देता रहे तो एक दिन इक्वेटर पे जितने भी प्लेस है वो इतने गर्म हो जाएंगे कि वहां रहना ही मुश्किल है, लाइफ ही नहीं रह जाएगी। इसलिए जो विंड्स का काम होता है, विंड्स एक जगह के टेम्परेचर को ट्रांसफर करके दूसरे जगह पे भेज देती हैं। जो पोलर रीजन है वहां आइसी आइस हो जाएगी अगर वहां से हीट का ट्रांसफर दूसरी जगह ना हो, तो वहां की हीट दूसरी जगह और इक्वेटर की हीट उस जगह पे पहुंच जाती है। तो विंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर, जैसे कि पोल्स वुड हैव बीन मच कोल्डर इफ इट इज नॉट फॉर द मॉडरेटिंग इफेक्ट बाय एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अगर ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ना हो तो पोल्स वुड हैव बीन मच कोल्डर, आज जितने कोल्ड है उससे भी ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं। अगला है विंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन लैंड एंड वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज और लैंड के बीच में जो भी एक्सचेंज होता रहता है हीट का विंड्स के माध्यम से। अभी जो ओशियन और कंटिनेंट के बीच जो हीट ट्रांसफर होता है विंड्स के माध्यम से, इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को हम देख सकते हैं, इस फिगर में हमने दिखाया है, लेकिन मैं आपको अगले फिगर में दिखाता हूं। तो ये हम देख सकते हैं कि ये सी ब्रिज है। इस पिक्चर को आप देखिएगा तो अभी डे पोजीशन है, अभी डे पोजीशन है, चिड़ियां उड़ रही हैं, तो ये अभी डे है। तो डे में क्या होता है कि जो गर्म हवा है यानी वार्म एयर है वो ऊपर उठती है और ऊपर जाके फिर जब वो ठंडी होगी तो वापस नीचे आएगी और नीचे आके ये है वार्म एयर फ्रॉम लैंड। इसके बाद ओशियन से जो कूल एयर होगी वो लैंड की तरफ आएगी, यानी वार्म एयर का मूवमेंट होगा लैंड से ओशन की तरफ और कूल एयर का जो मूवमेंट होगा वो ओशन से लैंड की तरफ। इसको हम बोलते हैं सी ब्रिज। तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है कि सी ब्रिज अगर जब भी बोला जाएगा तो सी ब्रिज का मतलब होता है सी से आने वाली हवा। ये तो ये हो गई सी ब्रिज। और अगला फिगर हम जब देखेंगे लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है, अब लैंड ब्रिज में इसका उल्टा होगा, कूल एयर होगी वो लैंड से ओशन की तरफ चलेगी और ये कब होगा, जब नाइट टाइम होगा। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो लैंड होगी वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी और ठंडी हो जाने से वहां से ठंडी हवाएं ओशन की तरफ चलेंगी और जो वार्म एयर होगी वो ओशन से लैंड की तरफ आएगी। इसलिए ये होता है कि जो फिशरमैन होते हैं या मछुआरे होते हैं वो रात होने से पहले या शाम होने से पहले ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि लैंड से जो ठंडी हवा है या जो लैंड ब्रिज बोल रहे हैं, लैंड से जाने वाली ब्रिज, वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन उल्टी है। अगर कोई फिशरमैन यहाँ फंस गया तो उसको तैर के आने में काफी दिक्कत हो जाएगी रात में, क्योंकि जो हवाएं हैं वो उल्टी डायरेक्शन में चल रही हैं। इसलिए जो फिशरमैन होते हैं वो दिन में मछली पकड़ने के लिए या तैरना है तो स्विमर जाएंगे, क्योंकि उनको एक सपोर्ट भी मिल रहा है, अभी सपोर्ट भी मिल रहा है उनको कि जो वार्म एयर है लैंड से वो इस तरफ जा रही है, इसलिए वो इसकी डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन रात होने से पहले वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि नहीं तो उनको ये लैंड से आने वाली ब्रीज का सामना करना पड़ेगा और उनको दिक्कत होगी।
बाकी जो प्रेशर सिस्टम है उसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे सन के कारण प्लेस हॉट हो जाता है और वहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है कि जो हवाएं ऊपर चली गई हैं हॉट होके और ठंडी हवाएं उस प्लेस को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आती हैं और इससे क्या होता है कि एक सर्कुलेशन क्रिएट होता है जिसको हम एयर सर्कुलेशन बोल सकते हैं। तो ये आपके जब प्रेशर सिस्टम पढ़ाएंगे तभी क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ स्लोप। अगर हम देखते हैं कि सन अगर इक्वेटर पे है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर किसी प्लेस का स्लोप ऐसा होगा तो यहाँ पे जो सनलाइट होगी वो ज़्यादा रिसीव होगी बजाय उसके नॉर्थ फेस पे। ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो यहाँ पे सनलाइट ऐसे निकल जाएगी और ये शैडो एरिया हो जाएगा, लेकिन ये वाले एरिया पे सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसके साउथ फेस पे हीट नहीं पहुंचेगी और जो सनलाइट है वो नॉर्थ फेस पे पड़ेगी। तो इससे होगा क्या कि ये वाला जो एरिया है यानी इक्वेटर से इधर और इधर वाला एरिया जो है, हम बात कर रहे हैं स्लोप की, कि अगर स्लोप मिलता है तो उस स्लोप पे क्या होगा, तो अबेंडेंट सनलाइट, इसका मतलब है काफी मात्रा में इनफ सनलाइट मिल रही है। इससे होगा क्या, जो मॉइस्चर है सॉइल में वो इंटेंस हीट के कारण बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर उड़ जाएगी तो सॉइल में मॉइस्चर कम होगी। इससे होगा क्या, क्रॉप्स तो बढ़िया होगी और ह्यूमन सेटलमेंट भी काफी होगा। ज्यादा मॉइस्चर होने से सॉइल खराब होने लगती है और लीचिंग की समस्या आती है, जो हम आगे सॉइल का चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अभी आप जान लीजिए कि इनफ सनलाइट होने से क्या होता है कि लिटिल मॉइस्चर इन सॉइल और गुड क्रॉप्स, और जहां पे क्रॉप बढ़िया होगी वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट्स भी ज्यादा होंगे। और इसका अपोजिट होगा अगर हम स्लोप के सनलाइट रिसीव करने वाले स्लोप के दूसरी तरफ देखेंगे तो वहां पे क्या होगा, सनलाइट नहीं होगी, क्रॉप्स नहीं होगी, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होंगे, अबंडेंट मॉइस्चर होगा, काफी मॉइस्चर होगा और फॉरेस्टेड होगा। ज्यादा मॉइस्चर होने से क्या होता है, जंगल बनने लगेंगे। जंगल का मतलब है कि वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होगी, वहां पे केवल फॉरेस्ट ही होंगे, और ऐसा ही यहां पे होगा। आगे देखते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स को हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे कि कितने वार्म करंट होते हैं, कितने कोल्ड करंट होते हैं, और एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं गर्म जलधारा या ठंडी जलधारा। तो मैं आपको ये सारे करंट्स काफी इजी तरीके से बता दूंगा, आपको सारे करंट्स काफी अच्छे से याद हो जाएंगे और इसमें याद करने का कुछ है ही नहीं, केवल समझने का है। लेकिन अभी ओशन करंट्स हम नहीं बताएंगे आपको, जब इसका चैप्टर आएगा तभी बताएंगे। तो ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ एडजेसेंट लैंड एरियाज कंसिडरेबली, क्योंकि जहां भी वार्म ओशन करंट होगा वो अपने आसपास के एरियाज को क्या करेगा, गर्म करेगा, और जो कोल्ड करंट वाला एरिया होगा यानी ओशन में जो कोल्ड करंट होगा उसके आसपास का जो एरिया होगा वो अपने पास के लैंड मास को या कंटिनेंट को ठंडा करेगा। जैसे कि यूके का है, कंसिडरिंग इट्स लैटिट्यूडनल लोकेशन हैज ए रिलेटिवली मॉडरेट क्लाइमेट ड्यू टू वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जैसे यूके है, मैं आपको फिगर बड़ा करके दिखाता हूं, हमारी ग्रीनविच मेरिडियन गई है, मैंने आपको बताया था। तो यूके क्या है, लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है यूके की काफी ऊपर है, यानी हाई लैटिट्यूड पे है, तो वहां पे काफी ज्यादा ठंडक और आइस फॉर्मेशन होना चाहिए था। लेकिन यहां से क्या है, मैं आपको और थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, जो कि एक जितना भी आपको रेड से दिख रहा है वो वार्म करंट है, गल्फ स्ट्रीम के होने से, और इसी का एक पार्ट है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के दो पार्ट होते हैं, यानी कि ये गल्फ स्ट्रीम जो काफी हॉट ओशियन करंट है, इसके एक ब्रांच के यूके तरफ पहुंचने से वहां पे जो आइस फॉर्मेशन या बहुत ज्यादा ठंडक होनी चाहिए थी, वहां मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो ओशन करंट्स का यहां मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कौन से ओशन करंट कैसे डेवलप होते हैं, लेकिन आपको ये समझा रहा हूं कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ओशन करंट्स भी जिम्मेदार होते हैं। अब हम देखते हैं अल्टीट्यूड। एक फैक्टर हमारा था अल्टीट्यूड। तो विद इंक्रीज इन हाइट प्रेशर फॉल्स,
सबको पता है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी हम ऊपर जाएंगे प्रेशर फॉल होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऊपर कम है। अभी एटमॉस्फेयर का जो भार है हमारे ऊपर, वेट है गैसेस का, वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसलिए हाइट में इंक्रीज होने के कारण प्रेशर फॉल होगा। द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज डिक्रीज, ग्रीन हाउस गैसेज भी कम होगी, उनका इफेक्ट डिक्रीज होगा। हैंस टेम्परेचर डिक्रीजेस, इसलिए टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एप्लीकेबल ओनली टू ट्रोपोस्फेयर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, फिर कांस्टेंट होगा, इंक्रीज होगा, कम होगा। तो ये आपको याद आ गया होगा। द नॉर्मल लैप्स रेट इज रफली 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 150 to 155 मीटर्स, जो मैंने 6.5 डिग्री सी बताया था 1 किलोमीटर में। तो वही बात हो रही है कि जो लैप्स रेट है वो क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 150 to 155 मीटर्स ऑफ एसेंट। जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाएंगे तो लैप्स रेट है, यानी 150 से 155 मीटर की दूरी ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो अल्टीट्यूड हो गया। अभी क्या है, अर्थ की डिस्टेंस फ्रॉम सन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पेरीहिलियन की पोजीशन होगी वहां पे 147 मिलियन किलोमीटर दूर होगी अर्थ सन से, और जब पोजीशन होगी एफिलियन की तो 152 मिलियन किलोमीटर अर्थ दूर होगी सन से। तो मैंने जब आपको ये एफिलियन और पेरीहिलियन बताया था तब भी मैंने बताया था कि भले ही अर्थ पेरीहिलियन पे सन से थोड़ा क्लोजेस्ट है और एफिलियन की पोजीशन में फारदेस्ट है, लेकिन ये बहुत ही कम डिफरेंस है, इसलिए इन पोजीशंस का सन के इंसुलेशन के रिसीव होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली एनुअल इंसुलेशन रिसीव्ड बाय अर्थ ऑन 3 जनवरी मतलब पेरीहिलियन के दिन इज स्लाइटली मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड ऑन 4 जुलाई, यानी कि एफिलियन के दिन स्लाइटली मोर, थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जब हम देखते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, वहां पे लैंड कम होने से और ओशन वाटर ज्यादा होने से वो इफेक्ट ऑफसेट होता जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये वाला इफेक्ट जो है उतना फर्क नहीं पड़ता है। अभी अगला हम देखते हैं द मीन एनुअल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो द हॉरिजॉन्टल और लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज शोन विद द हेल्प ऑफ ए मैप विद आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होते हैं, ये इमेजिनरी लाइंस हैं ज्वाइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल टेम्परेचर। तो अगर इक्वल टेम्परेचर के प्लेसेस को हम किसी लाइन से जोड़ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। थर्म मतलब हीट, आइसो मतलब इक्वल। अब जैसे हम इस मैप में देखते हैं, अगर हमने ये 45, 45 और 45 इन 3 प्लेस को जोड़ दिया और बीच के जितने भी प्लेस जिनका टेम्परेचर 45 फ़ारेनहाइट है, ये फ़ारेनहाइट में दिए हुए हैं, तो वो जो एक कर्व बनेगा उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। ऐसे ही कई सारे कर्व बनेंगे टेढ़े मेढ़े से, इनको हम बोलते हैं आइसोथर्म। तो इफेक्ट्स ऑफ अल्टीट्यूड इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग एन आइसोथर्म। तो अल्टीट्यूड के इफेक्ट को हम कंसीडर नहीं करते हैं जब हम आइसोथर्म ड्रॉ करते हैं कि कितनी हाइट पे जा रहे हैं, क्योंकि हम जितनी हाइट पे जाते रहेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। तो मान लो कोई प्लेस काफी ऊपर है, माउंटेन पे है, और कोई प्लेस काफी नीचे है, या ऐसा भी हो सकता है कि ओशियन लेवल के भी नीचे हो। यहाँ मान लो ओशियन है, यहाँ पे लैंड है और लैंड में ही कोई जगह काफी नीचे हो। तो इन सब चीजों को हटाने के लिए हमने क्या रखा है कि आइसोथर्म ड्रॉ करते समय हम सी लेवल को अपना रेफरेंस मान लेते हैं। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्म्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इस फिगर में काफी सारे आइसोथर्म्स बना के रखे गए हैं। जैसे ये 4 डिग्री सेल्सियस का है, ये -1 डिग्री सेल्सियस है, यानी इस लाइन पे पूरे पे -1 ही मिलेगा जहां भी हम देखेंगे। ऐसे 80 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाया गया है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस दिखाया गया है, यानी इस पूरी लाइन पे हमको 27 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर देखने को मिलेगा सारे प्लेसेस पे। तो आइसोथर्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें पहला है जनरली फॉलो दी पैरेलल्स यानी कि लैटिट्यूड्स। तो जो लैटिट्यूड्स होंगे उनको जनरली ये फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये अर्थ है तो यहां से अगर सन का इंसोलेशन रिसीव हो रहा है तो एक लैटिट्यूड पर लगभग हर प्लेस जो होगा उस पर सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव होगा। तो सेम अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय ऑल द पॉइंट्स लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। जनरली का मतलब यह है कि ऐसा बिल्कुल ही ऐसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में ऐसा होना है, ऐसा नहीं है। आइसोथर्म टेढ़ मेढ़े रहते हैं, उसके हम रीजन अभी आगे समझेंगे।
तो जनरली फॉलो द पैरेलल्स, यानी जो लैटिट्यूडनल डायरेक्शन है उसी को आइसोथर्म फॉलो करते हैं। अगला है सडन बैंड्स एट ओशन कंटिनेंट बाउंड्रीज। तो जो ओशन और कंटिनेंट की बाउंड्री होगी वहां पे सडन बैंड आ जाएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है वाटर और कंटिनेंट्स का या लैंड का, तो उसके कारण ये सडन बैंड्स एट ओशन कंटिनेंट अकर होता है। और दूसरा कारण मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर एंड also due to ocean currents, temperature above the oceans and land masses vary even on the same latitude. सेम latitude पे भी ओशन का और लैंड का जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा हीट के मामले में, उसके कारण ये सडन बैंड्स आएंगे। जैसे ये आइसोथर्म ऊपर मुड़ गया, यहाँ पे देखिए ये ऊपर जा रहा था फिर नीचे मुड़ गया, तो ये आइसोथर्म सडन बैंड करेंगे ओशन कंटिनेंट बाउंड्री पे। फिर है स्पेसिंग बिटवीन आइसोथर्म्स। इसका मतलब है कि अगर नैरो स्पेसिंग होगी दो आइसोथर्म के बीच में तो वो इंडिकेट करेगी कि हाई थर्मल ग्रेडियंट है। हाई थर्मल ग्रेडियंट, हाई थर्मल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ कि अगर स्पेसिंग काफी नैरो है, इसका मतलब रैपिड चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। नैरो का मतलब क्या है कि काफी जल्दी टेम्परेचर, अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है और ये 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब स्पेस काफी कम है, और अगर यही 4 डिग्री सेल्सियस का ऐसा हो और 10 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म ऐसा हो जिसके बीच में स्पेस ज्यादा हो, इसका मतलब है इसके बीच में टेम्परेचर उतने सडनली रैपिडली चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि अगर नैरो स्पेस है तो ये हाई थर्मल ग्रेडियंट का केस है, और इसको हम बोलेंगे कि रैपिड चेंज हो रहा है टेम्परेचर में। और अगर स्पेस ज्यादा है आइसोथर्म्स के बीच तो हम बोलेंगे कि लो थर्मल ग्रेडियंट है, यानी कि जो टेम्परेचर का चेंज है वो रैपिड ना होके स्लो चेंज है, स्लो चेंज है। अभी हम देखते हैं जनरल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ बातें हैं जिनको हमको याद रखना है कि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो द हाईएस्ट टेम्परेचर अकर ओवर ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। ये सिंपल है, ये आप सब लोग जान गए। द हाईएस्ट टेम्परेचर्स अकर ओवर ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, क्योंकि वहां पे सीधा सीधा इंसुलेशन ऑलमोस्ट वर्टिकली रिसीव हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिक्स पे, सब ट्रॉपिक्स पे। सब ट्रॉपिकल जोन वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। ये 0 डिग्री इक्वेटर है और यहाँ पे जो ट्रॉपिक्स है, और ट्रॉपिक्स के ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, और उसके ऊपर को हम बोलेंगे सब ट्रॉपिकल जोन। और दूसरा है द लोएस्ट टेम्परेचर अकर इन पोलर एंड सब पोलर रीजन्स एंड द इंटीरियर्स ऑफ लार्ज कंटिनेंटल सब पोलर रीजन्स, यानी जो ऊपर हमारे पोलर रीजन है और उसके नीचे के सब पोलर रीजन है, तो उनमें हमारा जो टेम्परेचर होगा वो काफी कम होगा। और इन रीजन्स में भी जो कंटिनेंट यानी ओशन से दूर, यानी कि लैंड में अंदर की तरफ, कंटिनेंट के अंदर की तरफ जो एरियाज होंगे, क्योंकि जो ओशन होते हैं वो मॉडरेटिंग इफेक्ट देते हैं, अपने पास के एरियाज में वो मॉडरेटिंग इफेक्ट देते हैं, जिससे कि ज्यादा ठंडक भी नहीं रहती है और ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। लेकिन कंटिनेंट के जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, जो बड़ा हमारा कंटिनेंट है उसके अंदर की तरफ जाएंगे, तो कंटिनेंटलिटी बोलते हैं कि ड्यू टू कंटिनेंटलिटी यानी ओशन से दूर होने की वजह से जो ये एरिया है इस पे भी ज्यादा ठंडक पड़ेगी। अगला पॉइंट देखते हैं, डायर्नल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आर लीस्ट इन ओशन। तो ओशन का हमने आपको बता दिया कि ज्यादा जल्दी गर्म नहीं होते हैं और ज्यादा जल्दी ठंडे भी नहीं होते हैं, इसलिए इनका जो डायर्नल और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो भी काफी कम है। रीजन क्या है? हाई स्पेसिफिक हीट एंड मिक्सिंग। अगला देखते हैं, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज वार्मर बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ लैंड ओवर वाटर इन द नॉर्थ। तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो साउदर्न हेमिस्फीयर की अपेक्षा ज्यादा गर्म होता है। रीजन उसका आपको मैं पहले भी बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज्यादा है, तो वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है ओशियन ज्यादा है, यानी वाटर बॉडी ज्यादा है, इसलिए वहां स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने से क्या है कि वो जल्दी गर्म नहीं होता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। अगला है, लो टेम्परेचर ग्रेडियंट आर ऑब्जर्व ओवर ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स पे है, क्योंकि वहां पे सन ऑलमोस्ट ओवरहेड ही रहता है इंटायर ईयर, पूरे ईयर इंटायर ईयर ओवरहेड रहता है, क्योंकि अर्थ है, इक्वेटर है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच मूवमेंट करता रहेगा, लेकिन
इक्वेटर पे उसकी हीट बराबर पड़ती ही रहेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एक जैसा टेम्परेचर यानी हायर टेम्परेचर, तो एक जैसा टेम्परेचर होने की वजह से जो इक्वेटर पे है लो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स ऑब्जर्व होता है। लो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स का मतलब आप ये मत समझिएगा कि टेम्परेचर लो है, उसका ग्रेडियंट लो है। उसका मतलब है कि जो इक्वेटर पे आइसोथर्म बनेंगे वो दूर दूर बनेंगे। यानी अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है तो काफी एरिया 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी इक्वेटर के इधर और इधर, यानी लो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। यानी टेम्परेचर का चेंज रैपिड ना होगा, स्लोली चेंज होगा। कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे 25 से 24 होगा, 24 से 23 होगा, इस टाइप से। तो जो हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट्स होते हैं दे आर ऑब्जर्व ओवर मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स। जो मिडिल और हायर लैटिट्यूड्स हैं 80, 90, 70, क्योंकि सन का जो अपरेंट पाथ है वो वेरी करता है सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो अभी हम देखते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर यूजुअली लो ओवर द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कंटिनेंट बिकॉज ऑफ वार्म ओशन करंट। तो वार्म ओशन करंट्स के कारण जो ईस्टर्न मार्जिन है यानी ईस्ट डायरेक्शन में जितना भी कंटिनेंट का एरिया पड़ेगा उसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट्स होगा वो लो रहेगा। यानी जो आइसोथर्म्स रहेंगे वो दूर दूर रहेंगे, मतलब जो टेम्परेचर रहेगा वो ऑलमोस्ट दो आइसोथर्म के बीच एक जैसा रहेगा, बहुत ज्यादा रैपिड चेंज नहीं आएगा। तो इसका रीजन क्या है? वार्म ओशन करंट। तो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी रेड हैं वो ईस्टर्न मार्जिन की तरफ के हमारे ओशन करंट्स हैं। जैसे गल्फ स्ट्रीम है वो भी ईस्ट में आ रहा है, जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पोर्शन में गल्फ स्ट्रीम नाम का जो एक ओशन करंट्स है जो कि हॉट ओशन करंट है। रेड वाले हॉट ओशन करंट्स हैं। ऐसे ही ब्राजील, यहाँ पे ब्राजील पड़ेगा तो ये ओशन करंट्स है जो कि हॉट ओशन करंट है, इसलिए यहाँ भी टेम्परेचर ग्रेडियंट्स कम ऑब्जर्व किया जाएगा, यहाँ भी टेम्परेचर ग्रेडियंट लो होगा। ये और एक हमारा ये अफ्रीका के पास से अगुलास करके हॉट करंट है, ये मोजाम्बिक के पास। तो हम जितने भी देख रहे हैं ये जो वार्म करंट है वो ईस्टर्न मार्जिन पे है, यानी कंटिनेंट के ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में होने से ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट डायरेक्शन में भी देखिए एक वार्म करंट आया है, तो ईस्ट डायरेक्शन में हमें कम टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑब्जर्व होगा। कम टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऑब्जर्व होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे गर्म कम है या गर्मी कम है, टेम्परेचर कम है। उसका मतलब केवल ये है कि जो भी टेम्परेचर है वो रैपिडली चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि लो टेम्परेचर ग्रेडियंट तो हमने इक्वेटर पे भी बोला है, लेकिन इक्वेटोरियल रीजन तो सबसे गर्म रीजन होता है। एक्चुअली में जो इक्वेटर रीजन है वो सबसे गर्म नहीं होता है, सब टॉपिक पे सबसे ज्यादा गर्म पड़ता है। लेकिन अब ये मान सकते हैं कि इक्वेटर पे सन की एनर्जी सबसे अधिक पड़ती है, तो वहां पे लो टेम्परेचर ग्रेडियंट होने का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर लो है। ऐसे जितना भी ये मैं ईस्टर्न मार्जिन बता रहा हूँ कंटिनेंट्स का, इनका मतलब केवल इतना है कि टेम्परेचर जो है आइसोथर्म्स के बीच रैपिडली चेंज नहीं हो रहा है, लो टेम्परेचर ग्रेडियंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है व्हाइल पासिंग थ्रू एन एरिया विद वार्म ओशन करंट दैट आइसोथर्म्स शो ए पोलवार्ड शिफ्ट। तो मान लो कोई आइसोथर्म ऐसे जा रहा है, या मैं फिर से बनाता हूं, या कोई आइसोथर्म ऐसे सीधा अपने लैटिट्यूड के पैरेलल जा रहा है, जो कि मैंने बताया कि जनरली जो आइसोथर्म्स होते हैं वो लैटिट्यूड के पैरेलल ही जाते हैं, उनकी डायरेक्शन फॉलो करते हैं। लेकिन जैसे ही ये ओशन में से निकलने वाले होंगे आइसोथर्म और ओशन में वार्म करंट मिलेगा इनको, तो ये पोलवार्ड शिफ्ट हो जाएंगे ऐसे। आगे मैं आपको फिगर दिखाऊंगा आइसोथर्म्स का फिर से, तो ये पोलवार्ड शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मान लो यहां पे एक वार्म ओशन करंट है, जैसे मैंने आपको नॉर्थ ड्रिफ्ट बताया, या कोई और पैसिफिक ओशन में या अटलांटिक ओशन में कोई भी आपको वार्म ओशन करंट मिलता है, तो जो आइसोथर्म होगा, मान लो यहाँ पे 45 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर था, लेकिन यहाँ पे ओशन करंट जो कि वार्म में आ जाने से होगा क्या कि 45 फ़ारेनहाइट से ज्यादा का टेम्परेचर यहाँ पे मिलेगा। तो 45 और हमको जोड़ने हैं वही प्लेस जो कि जिनका टेम्परेचर 45 हो, तो 45 टेम्परेचर मिलने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ेगा। तो वहां पे जो हमको प्लेस मिलेगा पोल की साइड जाएंगे, तब हमको वो प्लेस 45 फिर से मिलेगा। इसलिए वार्म ओशन करंट के होने के कारण जो आइसोथर्म्स होते हैं वो पोलवार्ड शिफ्ट हो जाते हैं। अभी मैं आपको जो भी बता रहा हूं
ये चीज़ें आपको ज़्यादातर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आइसोथर्म्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और आप ज़्यादातर क्लासेस जो देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, तो आइसोथर्म्स का बस एक छोटा सा एक पिक्चर दिखा के सारे अपने लेक्चर को क्लोज कर देते हैं। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ना तो आपको प्री में दिक्कत आएगी ना मेंस में दिक्कत आएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आइसोथर्म्स जो होंगे, अगर बीच में वार मोशन करंट मिलेगा तो वो पोलवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। पोलवर्ड शिफ्ट क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वही प्लेस जिसका टेम्परेचर उतना ही हो जितना उस आइसोथर्म पे चल रहा था, तो वो प्लेस अब हमको पोलवर्ड यानी कि पोल की तरफ जो ठंडक होगी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो उस प्लेस को हम जब जोड़ेंगे तो हमको आइसोथर्म ऐसे लगेंगे। यानी ये भी बोल सकते हैं कि ओशन करंट का फंडा क्या है कि आइसोथर्म्स को पोल की तरफ धक्का दे देना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम कह सकते हैं व्हाइल पासिंग थ्रू एन एरिया विद वार्म ओशन करंट द आइसोथर्म्स शो ए पोलवर्ड शिफ्ट। अगला पॉइंट है, ये एग्जाम्पल बताया मैंने, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या गल्फ स्ट्रीम इन नॉर्थ अटलांटिक या क्रूशिवो करंट। ये अभी नाम आपको अजीब लग सकते होंगे, लेकिन जब मैं ओशन करंट डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर यूजुअली हाई ओवर द वेस्टर्न मार्जिन। जब ईस्टर्न मार्जिन में टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा लो रहता है, तो उसका जो अपोजिट होता है, यानी कि वेस्टर्न मार्जिन में जो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा वो हाई रहेगा। यानी थोड़े से ही ऊपर जाने पर, लैटिट्यूडनल पोजीशन चेंज करने पर, या एक आइसोथर्म से दूसरा आइसोथर्म जो होगा बहुत ही पास होगा, यानी रैपिड चेंज होगा। हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट्स, रीजन क्या होगा? कोल्ड ओशन करंट्स। तो अभी हम फिर से वही पिक्चर देखते हैं। तो जब हम वेस्टर्न मार्जिन को देखेंगे, जो आपको ब्लू या ब्लैक ओशन करंट्स दिख रहे हैं, तो ये बेंगुएला ओशन करंट, पेरुविन ओशन करंट, ये सब आपको वेस्टर्न मार्जिन पर देखने को मिलेंगे। एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, वो मैं आपको ओशनोग्राफी में पढ़ाऊंगा, कि मेंस का क्वेश्चन था कि ज़्यादातर जितने भी डेजर्ट हैं, जो कंटिनेंट्स पे हमारे जितने भी डेजर्ट्स मिलते हैं, ज़्यादातर डेजर्ट्स मिलते हैं, वो सारे वेस्टर्न मार्जिन पे प्लेस हैं। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ज़्यादातर डेजर्ट आपको जो मिलेंगे वेस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं। तो उसका भी रीजन ये कोल्ड करंट है, लेकिन अभी आपको कोल्ड करंट पढ़ाया नहीं है, तो जब कोल्ड करंट पढ़ाएंगे तभी आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो अगला पॉइंट है, माउंटेन्स ऑल्सो अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो माउंटेन से भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयास इंसुलेट इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड्स ऑफ साइबेरिया। जैसे ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय के होने से क्या होता है कि रसिया का जो सबसे ठंडा एरिया है, साइबेरिया, वहाँ से जो कोल्ड वेव्स आती हैं वो हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं, जिससे यहाँ पे हमारे इंडिया में हमको इंसुलेटिंग इफेक्ट मिलता है। नहीं तो पूरा इंडिया भी काफ़ी ठंडी वेव से टकरा रहा होता और काफ़ी ठंडा होता। आगे हम देखते हैं सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी सीजनल टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो इन जनरल द इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप एज द आइसोथर्म्स आर जनरली पैरेलल टू लैटिट्यूड। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि जो आइसोथर्म्स होते हैं वो जनरली पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड के। जनरली पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड के, क्या मतलब है कि अभी मैंने आपको बताया कि भले लैटिट्यूड को फॉलो कर रहे हो, लेकिन ओशन करंट आएगा तो पोलवार्ड शिफ्ट हो जाएंगी। अभी मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा। अगला पॉइंट है, द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी। तो ये डेविएशन, जो पोलवार्ड शिफ्टिंग का मैंने डेविएशन बताया, तो ये ज्यादा प्रोनाउंस कब होगा? जनवरी में, रादर देन इन जुलाई, स्पेशली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये शिफ्टिंग ज्यादातर जो होगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगी, क्योंकि लैंड सरफेस एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है। आगे देखते हैं। तो ये आप देखिए आइसोथर्म्स बनाए गए हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस का आइसोथर्म है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे ओशन में वार्म ओशन करंट मिलेगा, तो ये पोलवार्ड शिफ्ट हो गया, वापस कंटिनेंट में गया और वापस फिर अपने लैटिट्यूडनल पोजीशन पे था, फिर से ओशन में आया, फिर से पोलवार्ड शिफ्ट हो गया। अभी ये शिफ्टिंग आपको साउदर्न हेमिस्फीयर में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? वहाँ पे लैंड मास ही नहीं है। यहाँ साउथ अमेरिका का थोड़ा सा पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा पार्ट है, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पूरा वाटर बॉडी यानी ओशन है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है वो जनरली लैटिट्यूडनल जो पोजीशन है उसी को फॉलो करते हैं जो हमारे आइसोथर्म होते हैं। यहाँ पे आप एक बात और जान लीजिए कि जो हमारा जियोग्राफिकल इक्वेटर है, यानी कि
0 डिग्री, ये हमारा जियोग्राफिकल इक्वेटर है। जैसे जियोग्राफी में हमने पढ़ा है, या जो लाइन हम इक्वेटर की मानते हैं, जो अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न और साउदर्न में, जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। और अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं, जितना कि मैंने आपको पढ़ाया है, कि सन की डायरेक्ट एनर्जी 0 डिग्री इक्वेटर पे पड़ती है। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच सन मूव करता है, एपरेंटली मूव करता है। मैंने आपको क्लियर किया है कि सन मूव नहीं करता है, अर्थ मूव करती है। अर्थ के झुके होने के कारण कभी सन की एनर्जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट पड़ती है, और कभी जब दूसरी तरफ से आता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ती है। इस कारण से हमको ये लगता है कि सन कभी ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ, यानी सन कभी नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कभी साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पे हम एक बात ये समझ लेते हैं, जिसको मैं आगे और भी डिटेल में बताऊंगा, कि जो हमारा जियोग्राफिकल इक्वेटर है 0 डिग्री, सन जब गर्मी होगी, यानी जब समर सीजन होगा, तो सन का जो एपरेंट मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होगा। इसलिए ये जो इक्वेटर की पोजीशन है, जियोग्राफिकल इक्वेटर है, हम एक नया टर्म बोलते हैं थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर क्या होगा कि जब समर पोजीशन होगी तो नॉर्थ तरफ मूव हो जाएगा, यानी हमारी इक्वेटर है उससे नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा जब हम समर सीजन में होंगे। और जब हम विंटर सीजन में होंगे, यानी जब हम बात करेंगे जनवरी में, तो जनवरी में क्या होगा कि ये जो हमारा थर्मल इक्वेटर है, जो हमारे जियोग्राफिकल इक्वेटर है 0 डिग्री, उससे साउथ डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। आगे जाके जब हम प्रिवेलिंग विंड्स वगैरह पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इस थर्मल इक्वेटर की पोजीशन को तब हम बोलने लगेंगे ITCZ, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अभी आप भूल जाइए ये बात, आगे आपको बताएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म्स है उनका पोलवार्ड शिफ्ट हो रहा है जब वो ओशियन की तरफ आते हैं। और जितना दूर हम जा रहे हैं इक्वेटर से, तो उतना ये शिफ्टिंग हो रही है, जितना पास है इक्वेटर के उतना कम है शिफ्टिंग। और वो शिफ्टिंग हमको यहां देखने को नहीं मिलती है जब पूरा ओशन या वाटर बॉडी है। यहां भी जब लैंड बॉडी आ रही है साउथ ऑफ द इक्वेटर, तो वहां भी हमको ये शिफ्टिंग देखने को मिलती है। अभी हम देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्न मार्जिन है वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। स्पेसिंग जो है उनके बीच आइसोथर्म्स के वो भी लेस है। वेस्टर्लीज जो है वो लेस मॉडरेटिंग ओशियन इफेक्ट डालती हैं। ये क्या है वेस्टर्लीज, अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, ये मैंने आपको बना दिया है थर्मल इक्वेटर, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी आपको। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट मैं बता चुका हूं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट ईस्टर्न मार्जिन पे ज्यादा होगा और लेस स्पेसिंग होगी आइसोथर्म्स के बीच। अभी ये पॉइंट चूंकि इस लेक्चर का पार्ट नहीं है वेस्टर्लीज वगैरह प्रिवेलिंग विंड्स का, लेकिन फिर भी मैं आपको एक अपने दूसरे लेक्चर की स्लाइड दिखाता हूं। ये तो जो वेस्टर्लीज होती हैं, जब हम इक्वेटर पे होते हैं 0 डिग्री इक्वेटर पे होते हैं, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बनता है यहाँ पे, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स चलती हैं, आगे बताऊंगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन है, यानी 30 डिग्री के आसपास, और 0 डिग्री, और ये 30 डिग्री साउथ, तो 30 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जो विंड्स चलेंगी उसको हम बोलते हैं ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली विंड्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट डायरेक्शन से आती हुई लगती है हमको ये, तो इनको हम बोलते हैं ईस्टर्लीज। और यहां से चूंकि यहां पे हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही हवा चलनी है, यानी विंड चलनी है, तो ये हाई से लो की तरफ चली, इधर आई, लेकिन ये वाली ऐसी जाएंगी। इनको हम बोलते हैं वेस्टर्लीज, क्योंकि यहाँ वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट से जाती हुई लगती है। तो अभी ये आप भूल जाइए, थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आया इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो जो वेस्टर्ली डायरेक्शन वाली हवाएं हैं, यानी कि ये जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच चलती हैं, तो यहाँ पे ओशियन होने की वजह से जो ओशन से लैंड तरफ आती हैं, ये मॉडरेटिंग इफेक्ट जो ओशन का पड़ना था उसको कम कर देती हैं। आगे देखते हैं। अभी आइसोथर्म डेविएट टू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ डेविएट हो जाते हैं, ये मैं आपको बता दिया वार्म करंट के कारण। आइसोथर्म डेविएट टू साउथ कंटिनेंटलिटी के कारण, जैसे ही ये नॉर्थ तरफ मूव होते हैं, फिर से कंटिनेंट आया तो कंटिनेंट के कारण ये वापस साउथ तरफ मूव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं, साइबेरिया की ठंडी हवाएं भी आ रही हैं। तो उन ठंडी हवाओं के कारण क्या होता है, ये इसको
इसको साउथ तरफ दबा देते हैं, यानी कंटिनेंट के अंदर तरफ दबा देते हैं, और गर्म ओशन करंट होती है वो पोल की तरफ उठा देती है आइसोथर्म्स को। और साउदर्न हेमिस्फीयर में मैंने आपको बता दिया मोर और लेस पैरेलल टू लैटिट्यूड्स। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये जनवरी की पोजीशन बताई है, सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जुलाई यानी समर सीजन में क्या होगा। समर सीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब क्या हो रहा है कि ये जो हमारा, ये आप लाइन देखें, ये हमारा जियोग्राफिकल इक्वेटर है, लेकिन चूंकि समर सीजन है इसका मतलब है सन का जो एपरेंट मूवमेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, यानी जो हमारा थर्मल इक्वेटर है जहां पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी वो ऊपर मूव हो चुका होगा। कैसे? ये हमारा थर्मल इक्वेटर है, ये रेड कलर मैंने जो बनाया है ये थर्मल इक्वेटर है। कहाँ कहाँ से जा रहा है ये हम देखेंगे। जो साउथ ईस्ट अमेरिका है, यह जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, फिर यहाँ से ये वेस्ट एशिया है हमारा, इसके बाद ये इंडिया भी, इंडिया से भी जा रहा है, इंडिया के नॉर्थ पार्ट से जा रहा है। तो ये एरिया है जिसको हम बोल सकते हैं कि जो जुलाई में सबसे ज़्यादा गर्म क्यों रहता है, क्योंकि ये जो हमारा थर्मल इक्वेटर है इन एरियाज से पास हो रहा है, क्योंकि समर सीजन आने पे जो एपरेंट मूवमेंट ऑफ सन है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो चुका है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओवर द नॉर्दर्न कंटिनेंट ए पोलवार्ड बैंड, नॉर्दर्न कंटिनेंट में इस समय, क्योंकि कंटिनेंट इस समय ज़्यादा गर्म होंगे क्योंकि जो सन का एपरेंट मूवमेंट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया है, और जल्दी हीट कौन होने वाले हैं? कंटिनेंट्स। कंटिनेंट्स के हीट होने से अब की बार जो आइसोथर्म्स का बैंड होगा वो कंटिनेंट की तरफ पोलवार्ड शिफ्ट होगा, जो कि हमने पहले देखा था कंटिनेंट की तरफ डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही थी। ओवर द नॉर्दर्न ओशियन शो एन इक्वेटरवार्ड शिफ्ट, और नॉर्दर्न ओशियन जो होंगे वहां पे इक्वेटरवार्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा शिफ्ट। और ये मैंने बता दिया नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्ट एशिया, नॉर्थ थर्मल इक्वेटर, यानी कि और ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे ये हीटेड पोर्शन रहेगा, यानी कि जो थर्मल इक्वेटर पास करेगी। अभी मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर में ग्रेडियंट बिकम्स रेगुलर। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सबट्रॉपिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रादर देन एट इक्वेटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मेन रीजन, क्या रीजन है कि अर्थ जो एक्सपीरियंस करती है हाईएस्ट टेम्परेचर इन सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स का मतलब हमारा क्या है कि ये इक्वेटर है, ट्रॉपिकल रीजन, उसके ऊपर जो सब ट्रॉपिकल रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन, इसके ऊपर जो सब ट्रॉपिकल रीजन है। वैसे तो 0 डिग्री इक्वेटर पे सन की हीट डायरेक्ट आ रही है, तो ज्यादा हीटेड पोर्शन 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास वाला एरिया रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रॉपिक के ऊपर जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, इंडिया सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो ऑब्जर्व होता है वो सब ट्रॉपिक्स में होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रादर देन एट इक्वेटर। तो रीजन क्या है? तो पहला ऑप्शन है सब ट्रॉपिकल एरियाज टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर देन इक्वेटोरियल एरियाज। तो जो सब ट्रॉपिकल एरियाज है वहां पे जो क्लाउड कवर है वो लेस है। दूसरा है सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे आवर्स। सब ट्रॉपिकल एरियाज में जो डे आवर्स हैं वो ज्यादा है। तीसरा है सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव एन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा है सब ट्रॉपिकल एरियाज में, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगला है सब ट्रॉपिकल एरियाज आर नियरर टू ओशियन। जो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो ओशन के नियर हैं, इसलिए ऐसा है। तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देयर इज नो क्लाउड कवर इन द सब ट्रॉपिक बिकॉज ऑफ सबसाइडिंग एयर एंड द कंसिक्वेंट डाइवर्जेंस एट द सरफेस। तो सब ट्रॉपिक्स पे जो है कोई क्लाउड कवर नहीं है। क्यों? ये हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं ये एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर है ए पार्ट, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरिया टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर। होता क्या है कि ये अर्थ है, हम आगे जब प्रेशर सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा मालूम चलेगा कि यहां बहुत ज्यादा हीट होने से, सन की डायरेक्ट रेज आने से यहाँ का जो भी वाटर है वो वेपराइज होकर ऊपर उठता है और बादल बनते हैं और पानी बरसता है, यानी रेनफॉल होती है। और जो ऊपर उठती हुई हवा है
वो यहाँ से सबसाइड होती है, नीचे आती है सब ट्रॉपिकल एरियाज में। तो जो कन्वेक्शन के कारण जो बादल बनते हैं या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इक्वेटर पे बनते हैं और यहां से जो विंड होती है वो यहाँ पे नीचे आती है, यहां से ऊपर उठती है। क्लाउड बनने के लिए क्या है कि हवा को ऊपर उठना चाहिए और कंडेंसेशन होकर फिर पानी बरसना चाहिए। लेकिन यहां से जो हवा उठी और जो पानी बरसा है यहाँ पे इक्वेटर पे, उसके बाद जो हवा विदाउट मॉइस्चर हो गई वो सबसाइड हो गई नीचे सब ट्रॉपिक एरिया में। तो यहाँ पे क्लाउड कवर उतना नहीं बन पाता है जितना कि इक्वेटर पे। ये बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी जब आगे मैं आपको प्रेशर सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो ये बात बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर भी है। दूसरा बोल रहा है कि सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे आवर्स। तो सब ट्रॉपिकल एरियाज हैव लॉन्गर डे आवर्स इन द समर देन द इक्वेटोरियल, बट द डिफरेंस इज नॉट सब्सटेंशियल। बाकी मोरओवर द वेदर इन इक्वेटोरियल रीजन इज टर्बुलेंट विद डेंस ओवरकास्ट स्काई एंड मोस्ट ऑफ द हीट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हम प्रेशर सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको और समझ में आएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेटेंट हीट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि रेनफॉल, स्टॉर्म्स और ये सब समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो अभी आज का लेक्चर खत्म करते हैं और आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आगे अपने लेक्चर्स में और सुधार ला सकूं।